Hello dear students, this is Sandeep Kumar, faculty at Shiv Jyoti Education Group Kota. Welcome back you all in the economics class. So children, in today's class we are going to start the chapter number 5 of Indian economic development, which is human capital formation. And we know very well that without the formation of human capital, the economy of the country is nothing. Reason is that कि इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को प्ले करने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ह्यूमन बींग्स एज अ कैपिटल वर्क कर रहे हैं, दैट वी नो, लेकिन इनकी ट्रेनिंग्स, इनके विटनेस, नॉलेज और इम्यूनिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए हमारी कंट्री में एग्जिस्टेड गवर्नमेंट कौन से एफर्ट्स कर रही है, और वी कैन से कि हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है. तो चलिए बेटा इन सब बारे में बात करेंगे. सो हेयर एट फर्स्ट वी हैव मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. द रीजन इज दैट कोई भी टर्म हमें बेटा सुनने में, बोलने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब उसी टर्म की हम एक सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज जरूर होती है. ऑलराइट, सो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. कंट्री की जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम इन द सेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उनमें कितनी एबिलिटीज हैं, कितनी स्किल्स हैं. क्योंकि जब तक ये दो चीज़ें, स्किल्स, एबिलिटीज, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एजुकेशन, ट्रेनिंग, विजडम एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी बेटा, तो वो कंबाइंडली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा. सो दैट मीन्स कंट्री का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है. बट हाउ कैन वी गेट दिस ह्यूमन कैपिटल, हम इस ह्यूमन कैपिटल को गेन कैसे कर सकते हैं. सो दैट मीन्स वी वुड बी हैविंग एन ऑफ द सोर्सेज, हमारे पास कोई ना कोई सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जनरेट कर सके. सो द वेरी फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा भी है बेटा, दैट एजुकेशन ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक कि किसी ह्यूमन बीइंग में अगर एजुकेशनल नॉलेज अवेलेबल नहीं है, ही कैनॉट सर्वाइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्री का डेवलपमेंट वो कैसे करेगा. या इट इज़ ओके समवॉट कि मैनुअल वर्क तो हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ट्रेनिंग, टेक्निकल वर्क्स की बात आती है बेटा, वहाँ पे एजुकेशन मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है. So children, this we have sources of human capital formation. That means हम human capital को कैसे फॉर्मेट करें, उसका फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसे सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए. सो देयर इज अ वेरी फर्स्ट सोर्स विच इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. क्योंकि बेटा जब तक कंट्री में एजुकेटेड पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने पे हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, कितने अलग अलग तरह के कुछ प्लान्स को जनरेट किया जाता है. और वी कैन से गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं ओनली ऑन द इंक्रीज ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. क्योंकि अगर हम बात करें थोड़ा और पीछे के बारे में रिलेटेड टू द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट थी दैट वाज ओनली 16 to 17%. तो इतने लोअर से आज हमने ग्रोथ करके इतना अच्छा लेवल को गेन किया है. सो वो कैसे हुआ सब, क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम पे और एजुकेशन एक्सपेडिशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है. सो हेयर वी कैन सी दैट प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल. Spending on education by individuals is similar to spending on capital goods by companies with the objective of increasing future profits once a period of time. देखिए बेटा क्या बताएं, यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि एजुकेशन पे स्पेंड करके हम ह्यूमन कैपिटल को जनरेट कर रहे हैं. ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी कंपनी में वंस इन अ ईयर और वंस इन अ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम कुछ पैसा लगाते हैं ओनली ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा, फर्नीचर, मशीनरीज, प्लांट्स एंड ऑल, ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं. अब इनमें क्या होता है बेटा, एक बार इन्हें परचेज किया जाता है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हम जब भी किसी कैपिटल पे स्पेंड करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है, ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिट, हमारी कंपनी का, इंडस्ट्री का प्रॉफिट इंक्रीज करना है. द सिमिलर थिंग इज दैट कि हम जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है
उनको एज अ कैपिटल कंसिडर करके जो भी उनकी एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आज जो हम उसमें पैसा लगाएंगे एजुकेशन पे, डेफिनेटली विद इन फ्यू ईयर्स हमें उससे कुछ ना कुछ रिटर्न आना भी स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, दैट यू नो वेरी वेल कि हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर कोई भी पर्सन हेल्दी नहीं है, मे बी मेंटली और फिजिकली, तब तक वो किसी भी तरह का आउटपुट नहीं दे सकता है, और आउटपुट अगर देगा तो हो सकता है एफिशिएंसी उसकी कम हो। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैन पावर, इट इज टू इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज the health immunity also. Health is an important input for development of the nation. Expenditure on health is needed in the following areas. The first is a preventive medicine known as vaccination, curative medicines, that is medical intervention during the time of illness is very important. That means हमें education पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें health system को भी develop करना है। दैट मीन्स वी कैन से कि हमारे यहाँ पे जितनी भी अलग तरह की डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अवेलेबल वैक्सीनेशंस, मेडिसिन्स, इन पे और ज़्यादा वर्क करना है, सो दैट कंट्री का कोई भी ऐसा पर्सन ना रह जाए जो कि किसी भी तरह की डिजीज़ को कैच कर ले। इसीलिए हमें वैक्सीनेशंस पे, मेडिसिन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। B point is provision of clean drinking water and good sanitation is very important for improvement of health. Health expenditure directly increases the physical capacity of human being and it raises the supply of healthy labor force. देखिए बेटा, पॉइंट नंबर बी में क्या कहा है कि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब तक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन अवेलेबल नहीं होगा, तो अगर दैट मीन्स अगर हम डर्टी वाटर को कंज्यूम करेंगे, सो इट विल इंक्रीज मोर एंड मोर डिजीजेज इनसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर और ज़्यादा डिजीजेज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उन डिजीजेज को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पॉइंट नंबर सी, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, which is on the job training. Productivity of physical capital is substantially increased with the improvement in human capital. Due to this reason, many firms provide on the job training to their workers. Such training has the advantage that it can be provided fast and without much cost. It increases the skill and efficiency of the worker and leads to an increase in production by productivity. Next, expenditure regarding on the job training is the source of human capital formation because it increases labor productivity than its cost. देखिए बेटा क्या बताया है, on the job training, that means the expenditure done by the government or any of the organization on the workers of them, अपने workers पे कुछ ऐसा investment करना so that they can get the job trainings. डिपेंड करता है बेटा कि कौन से डिपार्टमेंट में कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है, वहाँ पे जो भी वर्क पॉलिसी है, जो भी जिस भी तरह से आर्ट से वर्क किया जाता है, अ फ्रेशर कैन नॉट कैच द सेम थिंग इन द वेरी माइनॉट टाइम पीरियड। तो क्या करना होगा बेटा, उन्हें पहले उस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब जब ट्रेनिंग देनी होगी तो डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट है उसका कोई ना कोई एक्सपेंडिचर तो जरूर होगा, खर्चा होगा ही सही। सो व्हाट इज इंटेंशन? लीस्ट द कॉस्ट, कॉस्ट को कम किया जाए और आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके। ऑलराइट बेटा, हमें सिर्फ यही मोटिव रखना है कि जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एक तरह का एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन एक्सपेंडिचर करने के बाद ही तो हम उस पर्सन को एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं कि कोई भी काम कैसे करना है, और तभी तो वो हमारे प्रोडक्शन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और उसके बाद ही उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, एफिशिएंसी एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करवानी होती है। पॉइंट नंबर डी इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब बेटा आप समझते होंगे अच्छे से क्या होता है, टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ जॉब्स और मे बी फॉर द सीकिंग फॉर द हायर एजुकेशन। कभी कभी क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसे लोग जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं या अनडेवलप्ड एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कि एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो ऐसे में लोगों को क्या करना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, कुछ ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे कि उनको रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल हो सके, सच एज रूरल टू अर्बन। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो लोग आते हैं वो क्यों आते हैं? एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ अच्छी फैसिलिटीज रिसीव हो सके। नाउ द फैसिलिटीज कैन बी रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड
जॉब एज वेल, ठीक है। अगर कोई पर्सन जॉब करना चाहता है तो वो अर्बन एरिया में आता है ताकि वहां पे उससे जॉब से रिलेटेड भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज गेन हो सके। पीपल माइग्रेट टू वन प्लेस टू अनदर दैट गिव्स देम हायर सैलरीज। Unemployment people from rural migrate to urban areas. Technically qualified people migrate to other countries for higher salaries, though it results in cost of migration and a higher cost of living due to migration and migrated place. It enhances earning that their cost of migration. Hence, it is a source of human capital formation. बेटा देखिए क्या होता है, हायर सैलरीज को गेन करने के लिए पर्सन माइग्रेट करता है। अदरवाइज हो सकता है जो भी काम हम रूरल एरिया में कर रहे हैं अर्बन एरिया में भी हो तो वो ही रहा है, और आई कैन से कि जो काम अब हम अर्बन एरिया में करने जा रहे हैं वो हमें रूरल में भी तो अवेलेबल है। बट द थिंग इज दैट द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज में डिफरेंस होता है। तो जिसकी जैसी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशंस होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं। ऑलराइट, अब माइग्रेशन के बाद क्या होगा बेटा, जिस भी प्लेस पे माइग्रेट किया है वहां पे पॉपुलेशन रेशियो इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होंगे, और साथ में उसी हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पॉइंट नंबर ई इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर इज incurred to acquire information relating to labor market and other market. It involves amount spent on seeking information about educational institutions, education standard, the educational needs and cost of education. This information is necessary to make decisions regarding investment and human capital as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock. बेटा देखिए क्या है, किस तरह की एजुकेशन को गेन करना है, रिलेटेड इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा, फर्दर उससे हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। तो डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन ली जाएगी उस पर भी तो कोई ना कोई कॉस्ट इनकर्ड होती होगी, ठीक है। वो चाहे ऑनलाइन ली जाए, ऑफलाइन ली जाए, काउंसलिंग की जाए, जो भी उसका मोड या मेथड हो सकता है या अवेलेबल हो सकता है, तो उनके लिए जो पे किया जाएगा वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। और वी कैन से समटाइम्स इट हैपेंस कि गवर्नमेंट खुद इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाती है कि कौन से एरिया में, कौन से प्लेस में किस तरह का अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन कौन से चांसेस लोगों के लिए अवेलेबल है। ऑलराइट बेटा, तो उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सो चिल्ड्रन, दीज ऑल वर द सोर्सेज जिससे कि हम ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने चैप्टर तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये भी मैंने बता दिया कि बेटा ये आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इकोनॉमी में इसका रोल है, लेकिन कौन सी इसकी मेन इंपॉर्टेंसेज हैं, और वी कैन से कि इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों इतना इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आता है सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। दैट वी नो कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए हमें जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट कौन करेगा, वी ओनली। ऑलराइट, वी द पॉपुलेशन, हम जो पॉपुलेशन है यहाँ की कंट्री की, वो ही तो कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल कौन है, आई, यू, वी, ऑल, ओके, जो कि हम विजिबल हैं, हम दिख रहे हैं और फिजिकली हम कोई ना कोई काम भी कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री को ग्रोथ करने के लिए, कंट्री की ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं, जो लोग, तो वो ही कौन है, फिजिकल कैपिटल है। इट्स ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डेफिनेटली जितना ज़्यादा हम फिजिकली डेवलपमेंट करेंगे, हम जितना ज़्यादा हेल्दी फीचर्स को जनरेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल है ऑफ द नेशन, ऑफ द कंट्री। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी and production as knowledgeable and skilled workers make the better use of the resources. Increase in productivity and quality production depends on the technical skill of the people, which can be acquired only by education or training and maintaining health of the people. देखिए बेटा क्या बताया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो करना है, but the intention is to increase the productivity of the people. कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। अब बेटा प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, या ये जो मैं टर्म बाबा यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है बेटा।
सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन, दो तरह के लोग हैं, ए एंड बी, राइट। द पर्सन ए ही वर्क्स 9 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 9 घंटे काम करता है, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क करता है। 9 घंटे के बाद भी अगर उसको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रुका के काम कराएं सो इजीली ही कैन डू। बट अ पर्सन इज देयर बाय द नेम ऑफ बी, जो कि 3 से 4 घंटे भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं है, और 4 घंटे के बाद में ही फील्स दैट इट्स ओके नाउ, ही स्टार्ट्स फीलिंग टायर्ड, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? बोथ आर द ह्यूमन बींग्स, ऑलराइट, बट द पर्सन ए हु इज गोइंग टू डू द वर्क more than 9 hours, he is having good efficiency, or we can say that he is having good productivity of the work, ज़्यादा काम कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, ऐसे लोग जो कि कंट्री में 5 घंटे भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करना है और उनको भी इक्वल्स टू द 9 और मोर देन 9 पे लेके आना है। सेकेंड इज invention, innovation and technological improvement are all due to the extra knowledge acquired during education which provides lot of innovations and invention। देखिए बेटा, जितना ज़्यादा पर्सन knowledgeable होगा, जितना ज़्यादा नॉलेज को गेन करेगा, then only he can contribute in the intervention and innovation। चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो बेटा, किसी भी स्ट्रीम सब्जेक्ट से रिलेटेड हो इनोवेशंस, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब कोई पर्सन खुद अपने आप में नॉलेजेबल होगा, नॉलेज को गेन कर चुका होगा। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3, द नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड फिजिकली फिट पीपल हेल्प इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो जस्ट मैंने भी आपको बताया बेटा, दैट मीन्स मेंटली फिटनेस, फिजिकली फिटनेस चाहिए, स्किल्स, एबिलिटीज, इन सब चीज़ों को कंबाइंडली इंक्लूड करके ही क्या बन सकता है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करना है। और क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बेटा, दैट वाज अराउंड 32 to 34 ईयर्स। रीजन, क्योंकि उस वक्त हमारी कंट्री में हेल्थ इश्यूज ज्यादा हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्यादा अच्छी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। दैट मीन्स डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल, और वी कैन से द प्राइवेट डॉक्टर्स वर आल्सो नॉट अवेलेबल एट द टाइम। उस टाइम इनकी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी बेटा। ठीक है, तो इस वजह से, और हाँ साथ में जो भी मेडिकल इनोवेशन है वो भी ज्यादा नहीं थे। तो इस वजह से कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज अराउंड 32 to 34 years, right? But meantime if we talk about the same, so now it has reached to 68 to 70 years. ठीक है, तो ये हमारा एक इनोवेशन है कि हमने हर एक तरह के डिजीज को कंट्रोल किया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है बेटा? अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम बेटर टू बेटर रिसोर्सेज एंड सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, हमारी लाइफ क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, health of a person and skill formation acquired by the people. Human capital formation not only makes people productive and creative but also transforms the lives of the people. बेटा जितने ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास आज अवेलेबल होंगे डेफिनेटली हमारी लाइफ स्टाइल भी इतनी ज़्यादा चेंज हो सकती है। ऑलराइट, सच एज मीन टाइम वी ऑल आर हैविंग द मोबाइल फोन्स इन आवर हैंड, और आई कैन सी दैट मेनली द फैमिली मेंबर्स आर हैविंग द मोबाइल फोन्स इन देयर हैंड। ये क्या है बेटा? इनोवेशन ही तो है। लेकिन अगर हम पास्ट टाइम की बात करें तो व्हाट यूज्ड टू बी हैपन इन द अर्ली एज, पूरे लेन में, पूरे एक एरिया में किसी एक पर्सन के घर में एक फोन हुआ करता था। डू यू रिमेंबर दैट डे? मे बी यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस। आपने ड्यूरेशन देखा नहीं होगा बेटा, बट मे बी यू मे हैव हर्ड द सेम कि पूरे एक लेन में सिर्फ एक ही फोन हुआ करता था और पूरे आसपास में जितनी भी फैमिली रहती हैं, उनके एक्वेंटेंसेज, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, सबके पास सिर्फ वो एक ही फोन नंबर अवेलेबल हुआ करता था। ऑलराइट, बट इनोवेशन, और वी कैन से इनोवेशन क्या हुआ कि अब हमारे पास मोबाइल फोन आ गया है और उससे क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई लाइफ की कि अब हमारे पास घर में सबके पास मोबाइल फोन अवेलेबल होता है। पॉइंट नंबर 6, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है बेटा, उसको कंट्रोल करना जरूरी है।
राइट ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज अ टाइप ऑफ चैलेंज फॉर अस, इसी वजह से हमें पॉवर्टी को भी फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन इंक्रीज हो रही, रीज़न क्या है बेटा? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज आर हायर, ठीक है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, दोनों को इक्विलिब्रियम लेवल पे लाने के लिए हमें जो एक्सेस पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उससे कंट्रोल भी करना है, क्योंकि हमें अकोमोडेशन फैसिलिटीज भी रिक्वायर्ड है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग रहेंगे कहाँ पे? हमें फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन करने से भी ह्यूमन लाइफ को ही खतरा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एंड डियर स्टूडेंट्स आई विल प्रेफर यू टू प्लीज ओपन द एनसीईआरटी बुक so that you can tell you the same thing from there as well. From page number 83 in the Indian Economic Development book that you may have, in the page number from the page number 83 you can find the same things which we have discussed meantime. अब फर्दर बेटा हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया है, और आई कैन से दैट कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए बेटा। काइंडली चेक पेज नंबर 92, ओके। ऑन द पेज नंबर 92 यू विल फाइंड द सेम थिंग। द पॉइंट इज 5.6 एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। और बेटा याद रखिएगा यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन आता है, आई मीन जो इस चैप्टर में से हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या है? सबसे पहले तो हमारा 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो 6 हमने फॉर्मेशंस पढ़े हैं, 6 टाइप के हमने सोर्सेज पढ़े हैं, वो सारे सोर्सेज हमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। मे बी 4 मार्क्स से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है जो जस्ट अभी मैंने कंप्लीट किया है। तो इंपॉर्टेंस को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिविजुअली और मैक्रो लेवल मीन्स कंट्री लेवल पे हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो बेटा यहाँ से बिल्कुल बनता है 100% एट ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब जो डिफरेंट इसके स्लॉट्स आने वाले हैं फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, मिडिल स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो याद रखना बेटा ये जो टॉपिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से हमारे MCQs भी आ सकते हैं, और वो MCQ होगा रिलेटेड टू डेटा, कि पर्टिकुलर किसी ईयर के बारे में पूछा जाएगा दैट इन दैट पर्टिकुलर ईयर कंट्री में लिटरेसी रेट कितनी थी सपोज, ओके, या फिर प्राइमरी स्कूल्स कितने हुआ करते थे, अब कितने स्कूल्स हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों पे बेटा हमें फोकस करना जरूरी है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेम। दिस वी हैव ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। There has been considered growth in the field of education. The number of schools increased from 230.7 thousands in the year 1950-51 to 1,215.8 thousands in the year 2005 and 6. That you can see the difference beta. ठीक है, यहाँ आपको difference दिख रहा है that in the early age in the year 50-51 number of schools were 230.7 thousands. But meantime it is 1,215.8 thousands in the year 2005 and 6. The number of teachers in the same period increased from 751,000 to 610,000 and number of students from 23,800 to 2,22,700 totally. ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंस आपको दिख रहा है कि कंट्री में डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है, जो कि पहले बहुत कम था। एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे, और वी कैन से दैट कि जो ऑर्थोडॉक्सी हमारी कंट्री में थी उसको रिमूव करके अब हमने मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया है, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया है। इसलिए बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो कि पहले अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजती थी, नाउअडेज दे आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स फॉर गेटिंग द एजुकेशन। And this is the only reason that there is a growth in the literacy rate of the country. The literacy rate has increased from 18.33% to in year 1951 to 64.84% in the 2001. ये बेटा आपको ईयर डिफरेंस दिख रहा है
कि 1951 में जो लिटरेसी रेट थी दैट वाज ओनली 18.33, बट नाउ इन द ईयर 2001 इट हैज बीन इंक्रीज टू 64.84. इवन दिस यू कैन सी द मैप ऑफ द इंडिया, और यहाँ पे बेटा आपको इंडेक्स गिवन है दैट यू कैन सी कि कौन से स्टेट में पर्टिकुलरली या कौन से एरिया में क्या रेशो है ज़्यादा हमारे यहाँ पे, या फिर कौन से पर्टिकुलर ऐसे एरियाज है जहाँ पे कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है. ऑलराइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. एलिमेंट्री required. Elementary education in India means 8 years of the schooling from the age of 6. That is, primary and middle school education together is called elementary education. यहाँ से बेटा 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है that what is meant by elementary education. Alright, तो हमें 3 लाइन्स का आंसर देना है that elementary education in India means 8 years of the schooling. Schooling के 8 years होने चाहिए from the age of 6, that is primary and मिडिल स्कूल एजुकेशन टुगेदर, दोनों को मिक्स करके, ठीक है, उसे कहा जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन देयरफॉर इज अ फाउंडेशन ऑन व्हिच द डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीजन एंड द नेशन एज अ होल hinges. The government has made elementary education compulsory and free, but the goal of universal elementary education in India has been very difficult to achieve till now. देखिए बेटा गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ही फ्री कर दिया बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे, बट स्टिल जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज व्हाट, कि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन को तो गेन करे, बट स्टिल इट इज वेरी हार्ड टू कंप्लीट द सेम ऑब्जेक्टिव. जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना बेटा अभी तक भी बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए. In December 2002, the government of India made free and compulsory education a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14 years. 6 to 14 क्यों बेटा, इसी एज ग्रुप के अंदर कोई भी पर्सन या कोई भी अगर बच्चा कहीं पे कोई हैजार्डियस वर्क करते मिलता है तो उससे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर. ठीक है, इसलिए इस एक्ट को भी इंप्लीमेंट किया है. नेक्स्ट इज प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, और इसमें जो बेटा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत ही रिकमेंडेड और वी कैन से बहुत आइडेंटिकल एक तरह का प्रोग्राम है. इट वॉज लॉन्च इन 2001 टू यूनिवर्सलाइज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया थ्रू कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. द SSA, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, is being implemented in partnership with the state to address the needs of children in age group of 6 to 14. पार्टनरशिप है, दैट मीन्स स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पार्टनरशिप पे वर्क होता है बेटा. और किस लिए, ताकि स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जानी चाहिए. द अचीवमेंट्स under SSA up to September 30, 2007 include construction of 7,13,179 additional classrooms. बेटा ये हमारा अचीवमेंट है कंट्री का. 1,72,381 drinking water facilities, construction of 2,18,075 toilets, supply of free textbooks of 6.64 crore children and appointment of 8.10 lakh teachers, besides opening 1,86,985 till 31st March 2007 new schools. तो बेटा ये हमारा सारा अचीवमेंट है जो कि हमने SSA में गेन किया. हमने जो सर्व शिक्षा अभियान इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, जिसका कि हमें ग्रॉस लेवल पे जो एक ऑब्जर्वेशन गेन हुआ वो आपके सामने था कि हमने स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट किया है, साथ में स्टूडेंट्स को जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट है, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ और साथ में टीचर्स का अपॉइंटमेंट, बिकॉज रीजन इज दैट टीचर्स नहीं होंगे तो इसमें पढ़ाएगा कौन बेटा, इसलिए टीचर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने फोर्स किया. नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कि हम NPEGELB कहते हैं. अब बेटा जब यहाँ पे नेम गर्ल आ रहा है दैट मीन्स कि ये जो प्रोग्राम है दिस इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स. ऑलराइट, द प्रोग्राम इज एम्ड एट एनहांसिंग गर्ल्स एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडल गर्ल
child friendly school in every cluster with more intense community mobilization and supervision of girls enrollment in a school under NPEGEL. 35,252 model schools have been opened. In addition to support 25,537 early childhood care and education centers, besides 24,837 additional classrooms have been constructed and 18.75 lakh teachers have been given training on gender sensitization. अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या फोर्स गवर्नमेंट ने किस चीज़ पे फोकस किया? टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स. द रीजन इज वेरी सेम, ऑर्थोडॉक्सी और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और फियर अमंग द पेरेंट्स. पेरेंट्स को इस बात का डर कि गर्ल्स को बाहर कैसे भेजा जाए, एजुकेशन कैसे गेन करवाई जाए, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस वी कैन से. तो गवर्नमेंट ने बेटा कुछ ऐसी स्कीम्स को स्टार्ट किया जिसके अंदर ओनली एंड ओनली गर्ल्स की एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, गर्ल्स के लिटरेसी रेट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, और उनसे रिलेटेड जिस भी तरह के कुछ सेपरेट स्कूल्स को स्टार्ट किया जो कि ओनली गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पे कि पेरेंट्स का जो फियर है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके, ईजिली दे कैन मूव टू द स्कूल्स और एजुकेशन को गेन कर सके. नेक्स्ट एज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इन शॉर्ट विच इज नोन एज KGBV. The Kasturba Gandhi Balika Vidyalay scheme was launched in July 2004. बेटा जितने भी स्कीम्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी स्कीम्स को लर्न करना है. आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे दैट यू विल डेफिनेटली फाइंड कि पेपर के अंदर हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन MCQ कि पर्टिकुलर कौन सी स्कीम कौन से ईयर में स्टार्ट हुई, एंड यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस और चारों ही आपको सही लगेंगे. ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी स्कीम्स है जिस भी तरह की, उन सबके सेपरेट ईयर्स को हमें लर्न करके रखना है ताकि वो हमारा 1 मार्क रिड्यूस नहीं होना चाहिए. In July 2004 for setting up residential schools at upper primary level, okay, for girls belonging predominantly to ST, SC, OBC and minority community. The scheme ran as separate scheme for 2 years but was merged with Sarv Shiksha Abhiyan in the year 2007 and the date is 1st April. देखिए बेटा इस स्कीम को स्टार्ट तो कर दिया था in the year 2004 and this was a separate education scheme for the girls only, and apart from that they were having a type of residential schools there, so easily they can reside there, easily वहाँ वो रह सकते हैं, accommodation facilities were there. But later on ये जो स्कीम है इसको मर्ज कर दिया गया विद द सर्व शिक्षा अभियान एंड द ड्यूरेशन इज और वी कैन से द डेट इज 1st April 2007 में इसको मर्ज किया बेटा. ठीक है, बेसिकली जो स्कीम स्टार्ट की थी बेटा, इस स्कीम ने फोकस किया ज़्यादा SC, SC, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ गर्ल्स. Next we have secondary education. Meantime we have discussed only elementary or primary education system. Next is secondary education system that you can find on the page number 94, 95. You can find the same things here. ये हमारा जो education system दिखाया हुआ है secondary education system. Secondary education which starts with class 9th and 10th leads to senior secondary classes 11th and 12th, aims to incorporate basic skills and analytical abilities. It provides a stepping stone to higher professional and technical education. बेटा देखिए प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिडिल क्लासेस तक तो स्टूडेंट ने एजुकेशन गेन कर ली है. नाउ व्हाट डू यू थिंक, जिससे मिडिल क्लासेस तक एजुकेशन गेन की है, won't he or she will go to the upper classes or in the secondary or senior secondary classes? तो गवर्नमेंट ने वहाँ भी सपोर्ट किया for the classes 9, 10th and 11, 12th. और I can say 9th onwards भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी अलग तरह की स्कीम्स को स्टार्ट किया, क्योंकि यहीं से तो बेटा हर एक स्टूडेंट की लाइफ का एम स्टार्ट होता है. 9th 10th के बाद ही तो स्टूडेंट अपने स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है, मे बी फॉर गोइंग इन द प्रोफेशनल लाइन और टेक्निकल लाइन. तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है. वो क्यों? क्योंकि इसके बाद ही ह्यूमन कैपिटल को एक अच्छे डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है. नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन. द हायर एजुकेशन सिस्टम
comprises both general and technical education. The higher education has undergone a manifold expansion since independence. The number of universities in the country has increased from 27 in 1951 to 350 in 2005-6. एक ग्रेट अचीवमेंट है बेटा कि हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो जब तक नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ज़्यादा नहीं होंगी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी दैट मीन्स यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट भी उतना ज़्यादा होगा, इन्फॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है. तो आपको डेटा प्रोवाइडेड है दैट इन द ईयर 1950-51 वी वर हैविंग ओनली 27 यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, बट लेटर ऑन इन द ईयर 2005-6 वी हैव 350 यूनिवर्सिटीज़. University Grant Commission, which is UGC. So there you can find कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एक UGC होता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने और ज़्यादा डेवलपमेंट किया, मे बी इन वेरियस फील्ड्स लाइक मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल. तो जो भी रिसोर्सेज है उनको राइट डायरेक्शन में यूज़ किया जाए सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं कंट्री के वो इनको और अच्छे तरीके से यूज़ में ले सकते हैं. Next we have technical education. Technical education plays a vital role in human sources development of the country by creating skilled manpower, enhancing industrial productivity and improving the quality of life. Definitely बेटा जब तक टेक्निक्स हमारी लाइफ में नहीं होंगी तो लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं, और ये टेक्निक्स बनाने वाले कौन हैं? ओनली द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स आगे जाके इंजीनियर्स बनते हैं या किसी और अच्छी पोस्ट को गेन करते हैं वही तो इस तरह के इनोवेशंस कर रहे हैं बेटा. ठीक है. सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन अ फेनोमेनल एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर in the country with 43 diploma level polytechnic at the time of independence. The number increased to 1231 in 2000-2001. Similarly, the number of degree level engineering institutions rose from 38 in 1947 to 1265 in 2001-2002. All India Council for Technical Education is the apex body in the field of technical education. That means we can say कि after independence हमने technical education पे भी ज़्यादा emphasize किया है, कुछ अलग अलग तरह के डिप्लोमा स्टार्ट किए, रिसर्च सेंटर्स को स्टार्ट किया, और डेफिनेटली जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे ही कंट्री के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है. बट स्टूडेंट्स डू यू नो, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी कहीं ना कुछ ड्रॉबैक्स तो रह ही जाते हैं. ओके, सिमिलर हैपेंड इन द एजुकेशन सेक्टर ऑफ द इंडिया. इंडिया के जो एजुकेशन सेक्टर की कुछ वीकनेस हैं वो क्या है? सो द वेरी फर्स्ट वी हैव हाई इलिटरेसी. According to 2001 census, the literacy rate of the country is 64.8%. Is still far off the 100% mark. इतने एफर्ट्स किए, इतने सारे स्कीम्स को स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक भी हमारी कंट्री में जो बेटा लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 दैट इज ओनली 64.8%. दैट मीन्स अभी भी हम 100 को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, जेंडर बायस. Education in India is gender biased. The enrollment of girls in both primary and upper primary classes is much below the boys. Definitely, वही मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने गर्ल्स के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए ही कुछ अलग अलग तरह के स्कूल्स को स्टार्ट किया है जो कि ओनली फॉर गर्ल्स हैं, और ऑर्थोडॉक्सी को रिड्यूस किया है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया है लोगों में. ठीक है, और ताकि गर्ल्स को भी सिमिलरली बॉयज़ जितनी एजुकेशन गेन हो सके. बट स्टिल वी आर समवेयर लैगिंग बिहाइंड. अभी भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिमोट एरियाज हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन के पर्पज से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट, लो क्वालिटी एजुकेशन. द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज फेयरली लो इन द कंट्री. बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा फोकस करता है ऑन द थ्योरेटिकल स्टडीज रादर देन द प्रैक्टिकल. तो क्या होता है, स्टूडेंट का जो माइंड है वो ओनली थ्योरी पार्ट पे तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उसी चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में ज़्यादा शार्प नहीं हो पाता है. वो क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ओनली जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडीज़ को ही तो गेन कर रहा है,
प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया ही नहीं। इसी वजह से जो फॉरेनर्स हैं उनके जो बच्चे हैं बेटा वो प्रैक्टिकल एजुकेशन को गेन करके इनोवेशन इंटरवेंशंस को ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हैं रादर देन द इंडियंस। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। Too much emphasis in general education, neglecting the vocational and technical education. देखिए बेटा, एक टेंडेंसी है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ से सिर्फ पढ़ाई ही करके आएगा, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, समटाइम्स इट हैपन्स कि पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि स्कूल में अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, डांस एक्टिविटी है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, कुछ भी अगर ऐसा वर्क करवा रहे तो वाई सो दैट हमने उसके लिए फीस पे नहीं की है। इट हैपन्स समटाइम्स, यू नो, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि हमें जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना है वो ओवरऑल करना है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारे जो वोकेशनल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जो कि अब कुछ सालों से हमारे सिलेबस के अंदर इन्वॉल्व होने लगे। इनके भी कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स इन्वॉल्व हो चुके हैं और रिलेटेड कॉम्पिटिशन भी सीबीएसई अरेंज करवा रही है स्कूल्स में, देन उसके बाद स्टेट एंड नेशनल लेवल पे भी करवा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट की जो हिडन कैपेसिटीज, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बाहर निकाला जा सके। पॉइंट नंबर 5, लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Actual level of expenditure is only 3.46% compared to the desired level of 6% worker. A worker is an individual who is involved in some productive activities to earn a living. That means देखिए बेटा, यहाँ क्या बताया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो जितना होना चाहिए, कितना, that needs to be 6%, but that is only 3.46%. इसको इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तभी तो हम अपने टारगेट्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सो डियर चिल्ड्रन, दिस वी हैव कंप्लीटेड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द चैप्टर 5th ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. I hope that you may have learned so many new and good things. So see you all again in the next class. Till that time, take care. Bye bye everyone.